नमस्कार। एक राष्ट्रपति आखिर बनता कैसे है? अक्सर इसका जवाब उनकी बचपन की कहानियों में ही छिपा होता है। आज हम भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शुरुआती सालों को करीब से जानेंगे। किसी भी महान इंसान का जो चरित्र होता है ना, वो बचपन के अनुभवों की ही देन होता है। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, रामेश्वरम के उस छोटे से द्वीप शहर की गलियों में, और देखते हैं कि कैसे एक आम से लड़के का असाधारण सफर शुरू हुआ। तो कलाम की कहानी शुरू होती है रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली से। यहीं पर था उनका एक बड़ा सा पुश्तैनी घर, चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ, जहां उनका मिडिल क्लास तमिल परिवार रहता था। उनके पिता ज़ैनुल अब्दीन के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री या ढेर सारा पैसा तो नहीं था, लेकिन उनमें एक गजब की समझदारी और खुले दिल वाली उदारता थी। उन्होंने कलाम को एक ऐसा जीवन दिया जहां फालतू के ऐशो आराम भले ही ना हो, पर हर जरूरत की चीज मौजूद थी। मतलब एक ऐसा बचपन जो हर तरह से, चाहे वो भौतिक हो या भावनात्मक, पूरी तरह से महफूज था। और इसी सादगी और दरियादिली वाले माहौल ने कलाम के कैरेक्टर की नींव रखी। उनकी माँ आशी अम्मा तो इसकी जीती जागती मिसाल थीं। वो एक ऐसी जीवन संगिनी थी जो हर रोज अपने पूरे परिवार के सदस्यों को मिलाकर जितने लोग होते थे, उससे कई ज्यादा बाहरी लोगों को खाना खिलाती थीं। तो विरासत में उन्हें क्या मिला? अपने पिता से मिली ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, और अपनी माँ से मिली अच्छाई में गहरी आस्था और रहमदिली। कलाम की जिंदगी में कमाई का पहला मौका आया एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड संकट के साथ, 1939 में, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही युद्ध छिड़ा, बाजार में अचानक से इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई। तो बस उन्होंने बीज इकट्ठा करना और उन्हें पास की एक दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें उस जमाने की शाही रकम मिलती थी, एक आना। और इसके फौरन बाद ही एक और मौका उनके दरवाजे पर था, जब ट्रेन ने रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। उनके कजिन शमसुद्दीन, जो अखबार बांटते थे, उन्हें एक हेल्पर की जरूरत थी जो चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल लपक सकें। कलाम ने जिम्मेदारी संभाली, अपने भाई की मदद की और अपनी पहली सही मायनों में तनख्वाह कमाई। इस अनुभव ने उन्हें आत्मनिर्भर होने का जो गर्व दिया, वो उन्हें ताउम्र याद रहा। जैसा कि वो खुद कहते हैं, आधी सदी बीत जाने के बाद भी मैं आज भी पहली बार अपनी मेहनत से पैसा कमाने के उस गर्व के एहसास को महसूस कर सकता हूँ। कलाम का रामेश्वरम एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग धर्मों के लोग बड़े प्यार से एक साथ रहते थे, और ये बात उनकी गहरी दोस्ती में भी साफ झलकती थी। उनके 3 जिगरी दोस्त थे, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन, और तीनों ही कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आते थे। लेकिन बचपन में उन्होंने अपने धर्मों की वजह से कभी अपने बीच कोई फर्क महसूस ही नहीं किया, बल्कि रामनाथ के पिता तो खुद रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। ये जो भाईचारा था ना, ये उनकी रोज की जिंदगी में बुना हुआ था। हर साल जब श्री सीताराम कल्याणम का समारोह होता था, तो उनका मुस्लिम परिवार ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाने के लिए खास नाव का इंतजाम करता था। यहाँ तक कि रात में जो कहानियां सुनाई जाती थीं, उनमें रामायण और पैगंबर के जीवन दोनों के किस्से होते थे। लेकिन ये जो सद्भाव था, इस पर एक दिन सवाल उठा। तब कलाम 5वीं क्लास में थे और उनके स्कूल में एक नए टीचर आए। उन नए टीचर को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक मुस्लिम लड़का, जिसे उसकी टोपी से पहचाना जा सकता था, एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा है। टीचर ने कलाम को हुक्म दिया कि वो पहली बेंच से उठकर सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठे। कलाम को बेशक दुख हुआ, लेकिन अपने दोस्त को इस नाइंसाफी पर फूट फूट कर रोते देख उस तस्वीर ने उनके दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिटी। रामनाथ शास्त्री के पिता ने उस टीचर को बुलवाया और साफ साफ कह दिया कि वो मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक भेदभाव का ये जहर न घोलें। उन्होंने 2 टूक कहा, या तो माफी मांगो या फिर ये स्कूल और ये द्वीप दोनों छोड़कर चले जाओ। उनके इस मजबूत इरादे ने आखिर में उस नौजवान टीचर की सोच को बदल ही दिया। एक और शख्स थे जिनका कलाम पर बहुत गहरा असर पड़ा, उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो समाज में फैली इन दीवारों को तोड़ने के लिए हमेशा आगे रहते थे।
अय्यर ने सिखाया कि कैसे सब्र और हिम्मत से ऐसी सोच का सामना किया जाता है। एक बार उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी ये देखकर चौंक गईं और अपनी पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से साफ मना कर दिया। पर अय्यर जरा भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाया। अगले ही हफ्ते उन्हीं की पत्नी ने कलाम को खुद अपनी रसोई में बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। अब जैसे जैसे भारत की आज़ादी का सूरज उग रहा था, कलाम के मन में भी एक नई उम्मीद जग रही थी, एक ख्वाहिश कि वो इस द्वीप से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ने की इजाज़त मांगी। उनके पिता ने अपने बेटे के इरादों को समझा और जब उनकी माँ झिझक रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को डांटने के बजाय एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने महान कवि खलील जिब्रान की पंक्तियां कहीं, क्या सीगल सूरज के पार अकेला और बिना घोंसले के नहीं उड़ता? तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे तो जीवन की खुद के लिए तड़प के बेटे और बेटियां हैं। उन्होंने समझाया कि बच्चों को अपने सपनों के पीछे जाने की आज़ादी देनी चाहिए और इस तरह उन्होंने अपने बेटे को अपनी किस्मत खुद लिखने की इजाज़त दे दी। कलाम का ये सफ़र हमें सिखाता है कि महान चरित्र किसी एक बड़ी घटना से नहीं, बल्कि ईमानदारी, दोस्ती और हिम्मत के उन छोटे छोटे लेकिन अहम पलों से बनता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी के कौन से अनुभव हैं जो हमें वो इंसान बना रहे हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं।